बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक छोटी सी एक्टिविटी सॉल्व करनी है। उसके बाद एपिस्टेसिस क्या है और प्लेयोट्रोपी क्या है, ये तीन छोटे छोटे आर्टिकल आज हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले अगर हम एक्टिविटी की हवाले से बात करें तो सिनेरियो ये है कि एक वुमेन है जो RH नेगेटिव है। तो RH नेगेटिव का मतलब ये है कि उसकी जीनोटाइप होगी होमोजाइगस स्मॉल डी, और एक शख्स है वो RH पॉजिटिव है। अब RH पॉजिटिव की दो पॉसिबिलिटी हैं कि यहाँ होमोजाइगस कैपिटल डी हो सकता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकती है, ये कैपिटल डी हो और एक स्मॉल डी हो। लेकिन ऊपर वाली कंडीशन इस केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी में ये कहा गया है कि RH मैन का जो फादर है वो RH नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैन के अंदर ज़ाहिर बात एक जीन इससे आएगा, और RH नेगेटिव की वजह से इसका जो जीनोटाइप है यानी इसके फादर का, तो वो होमोजाइगस है। तो इस वजह से एक जीन चूंकि इस तरफ से आना है तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन ही पॉसिबल है, होमोजाइगस कंडीशन नहीं बनेगी। यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इस कपल का जो जेनेटिक मेकअप है उसमें जो वुमेन है वो होमोजाइगस है, नेगेटिव है चूंकि, और मैन जो है वो पॉजिटिव तो है लेकिन वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो अगर हम इसके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक तो यहाँ जो गैमीट बनेंगे दोनों गैमीट के अंदर स्मॉल डी होगा, लेकिन यहाँ आधे गैमीट के अंदर कैपिटल डी होगा और आधे गैमीट के अंदर स्मॉल डी होगा। तो अगर हम पन्नेट स्क्वायर को ड्रा करें कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए, तो यहाँ मैन का हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई और वुमेन की होमोजाइगस कंडीशन। तो पहले आप इस तरफ वाला लिख लें और फिर आप ऊपर वाला लिख लें। तो इस तरह हमारे पास अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ चूंकि कैपिटल डी आ गया, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। क्लियर? जिसका मतलब है कि हाफ जो बच्चे हैं वो पॉजिटिव है और हाफ बच्चे नेगेटिव हैं। और हमने डिस्कस किया था कि जो पॉजिटिव है अगर ये बच्चा उस वुमेन की प्रेगनेंसी में डेवलप हो जो नेगेटिव है तो चांस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का होगा। जिसका मतलब ये हुआ कि 50% जो बच्चे हैं वो एट द रिस्क ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस 50%, क्योंकि नेगेटिव वाले का तो ज़ाहिर बात है चांस नहीं होगा, नेगेटिव है, माँ भी नेगेटिव है तो यहाँ तो कंपेटिबिलिटी है। लेकिन ये वाला जो पॉजिटिव है ये माँ के लिहाज से इनकम्पेटिबल होगा, तो यहाँ 50% चांस होगा कि ऐसे बच्चे डेवलप हों जिनमें ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाली कंडीशन हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अगली जो हमारे पास कैटेगरी है टॉपिक की वो है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में क्या होता है कि एक जीन वो किसी दूसरे जीन को इफेक्ट कर रहा होता है जो किसी और लोकेशन में मौजूद है, और इसको अपने डोमिनेंस के साथ कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि डोमिनेंस में क्या होता है कि अलील के दरमियान में इफेक्ट होता है, इंट्रैक्शन होते हैं, लेकिन एपिस्टेसिस में जीन्स के दरमियान में इंट्रैक्शन होते हैं। मतलब क्या है कि अगर ये वाला अलील इसको इफेक्ट करेगा जो सेम लोकेशन में है तो ये तो होगा डोमिनेंस, लेकिन अगर ये वाला जीन्स के अलील किसी ऐसे दूसरे जीन्स को इफेक्ट करें जो किसी दूसरी लोकेशन में मौजूद हैं तो इसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस। यानी इनका आपस में इंट्रैक्शन डोमिनेंस कहलाएगा और इस जीन का दूसरे जीन के अलील के साथ जो इंट्रैक्शन है ये एपिस्टेसिस कहलाएगा, ये एपिस्टेसिस कहलाएगा। यानी इंट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट जो जीन्स हैं ये एपिस्टेसिस कहलाता है, लेकिन जो सेम अलील हैं उनके दरमियान में, एक ही जीन के जो सेम अलील हैं उनके दरमियान में जो इंट्रैक्शन है वो डोमिनेंस कहलाता है। क्लियर? तो इस वजह से इसको अपने डोमिनेंस के साथ कंफ्यूजन इसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डोमिनेंस एक ही जीन के सेम अलील के दरमियान में इंट्रैक्शन है और जो एपिस्टेसिस है वो डिफरेंट जीन के अलील के दरमियान में इंट्रैक्शन है। एग्जाम्पल से आप लोगों को बात और क्लियर हो जाएगी। हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसमें बाज़ दफ़ा एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जो
आप कह सकते हैं थोड़ा सा जीनोटाइप और फिनोटाइप के दरमियान में क्लैश आ जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो जीनोटाइप डिसाइड करना चाह रही होती है ब्लड ग्रुप, बार दफा वो ब्लड ग्रुप नहीं बनता। तो ऐसी फिनोटाइप को हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। अच्छा, सबसे पहले ये चूंकि मुंबई के लोगों में डिस्कवर हुई थी और एक इंडियन साइंटिस्ट है उसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, तो इस वजह से इसका नाम रख दिया गया बॉम्बे फिनोटाइप। इसमें होता क्या है कि अगर किसी रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है तो हमने डिस्कस किया था कि उसका ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए। अगर बी मौजूद है उसका ब्लड ग्रुप बी होना चाहिए। अगर दोनों है तो ए भी होना चाहिए। अगर कोई नहीं है तो ओ होना चाहिए। यानी ए वाले एंटीजन का ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसके रेड ब्लड सेल पे बी एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जिसके ऊपर दोनों एंटीजन होंगे उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर कोई नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। और हमने डिस्कस किया था जो ए एंटीजन प्रोड्यूस होता है आई जीन के जरिए अलील के जरिए से, और बी एंटीजन प्रोड्यूस होता है आई बी के दरमियान की वजह से। यानी जीन आई है जो क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद है, तो उसके दो अलील हैं आई ए आई बी। तो इसने ए एंटीजन प्रोड्यूस करना है और इसने बी एंटीजन प्रोड्यूस। अच्छा, यहाँ अगर देखा जाए तो अगर हम अलील की बात करें आई के, तो यहाँ इन दोनों के दरमियान में डोमिनेंस का रिलेशनशिप पाया जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जीन आई को कोई और जीन इफेक्ट करे जो किसी और क्रोमोसोम पर मौजूद हो, तो ये आप कह सकते हैं एपिस्टेसिस। अगर इन दोनों के दरमियान जो इफेक्ट होगा वो डोमिनेंस कहलाएगा। लेकिन अगर कोई और जीन इसको आके इफेक्ट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कि ये एपिस्टेसिस है। कोई और जीन किस तरह इफेक्ट करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि क्रोमोसोम है 19, उस पर एक जीन एच मौजूद है, जीन एच मौजूद है। इसकी वजह से एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज। फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज क्या करता है कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन लगी होती है। तो ये जो फ्यूकोसाइल एंजाइम है ये एक शुगर का मॉलिक्यूल जिसको फ्यूकोज कहा जाता है, फ्यूकोज, इसको सरफेस पे अटैच कर देते हैं। यानी यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके सरफेस पे ले आएगा। अब इसके बाद इसके ऊपर एंटीजन आके अटैच होते हैं, वो एंटीजन जो आई ए और आई बी ने प्रोड्यूस किए। तो अगर आई ए अटैच होगा ये ब्लड ग्रुप ए बनेगा, अगर बी अटैच होगा बी बनेगा, अगर दोनों अटैच हो गए ए बी बनेगा, अगर कोई भी अटैच ना हो तो ओ बनेगा। क्लियर? लेकिन अगर ये फ्यूकोज का मॉलिक्यूल अटैच नहीं होता तो एंटीजन भी अटैच नहीं होंगे। अब कैसे नहीं होते कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये जीन एच है, इसके दो अलील हैं, कैपिटल एच स्मॉल एच। कैपिटल एच तो इस एंजाइम को प्रोड्यूस करवाता है, फ्यूकोज ट्रांसपोर्ट भी होगी, एंटीजन अटैच भी होगी। लेकिन जो स्मॉल एच है वो इस एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करवाता, फ्यूकोज अटैच नहीं होगी और एंटीजन भी अटैच नहीं होगी। जैसे मैं कहता हूँ कि पहला कॉम्बिनेशन है कैपिटल एच वाला, तो इसमें तो ये एंजाइम बनेगा, अटैचमेंट भी होगी। दूसरा कॉम्बिनेशन चूंकि कैपिटल एच डोमिनेंट है, एंजाइम बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, अटैचमेंट भी होगी। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन में जो एंटीजन है वो अटैच नहीं होंगे। अब अगर एंटीजन अटैच ना हो तो ये रेड ब्लड सेल ओ ब्लड ग्रुप डिसाइड करेगा, ओ ब्लड ग्रुप डिसाइड करेगा। यानी इन शॉर्ट कि एंटीजन ने अटैच होना है या नहीं होना ये जीन एच पे डिपेंड करता है कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ है। तो एक्सप्रेशन ऑफ आई किसने डिसाइड की है? एक्सप्रेशन ऑफ एच ने। तो अगर एक जीन की एक्सप्रेशन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही है तो इसको हम कहते हैं ये एपिस्टेसिस है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें आप कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, होना चाहिए इस जीनोटाइप के साथ। अगर आई ए का होमोजाइगस कॉम्बिनेशन हो तो जीनोटाइप डिसाइड ये करेगी कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें ये वाला कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम नंबर 19 पर मौजूद है तो फिर इस जीनोटाइप वाला जो इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। तो ऐसी आपके कंडीशन जिसमें जीनोटाइप डिफरेंट हो और फिनोटाइप डिफरेंट हो। हालांकि ओ के लिए जीनोटाइप क्या होनी चाहिए थी, आई ए। अब यहां इसको बनना ये चाहिए थे, ये फिनोटाइप बन गई। तो अगर जीनोटाइप फिनोटाइप से डिफरेंट हो या फिनोटाइप उसकी जीनोटाइप की साथ मैच ना करती हो तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। क्लियर? तो यहां क्या हो रहा है कि एक जीन की एक्सप्रेशन दूसरा जीन
कंट्रोल कर रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने कहा ये एपिस्टेसिस है। उसके बाद तो ये प्लियोट्रोपी क्या है? प्लियोट्रोपी में क्या होता है कि बाज़ दफ़ा आमतौर पे होता क्या कि सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा जीन ऐसे एक से ज़्यादा कैरेक्टर को अगर कंट्रोल करें, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। तो सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन ट्रेट, कि अगर एक जीन एक से ज़्यादा ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपी। इस फिनोमिनन को प्लियोट्रोपी कहा जाएगा, और वो जो जीन है जो एक से ज़्यादा ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है इसे हम प्लियोट्रोपिक जीन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आपकी बुक में 3 एग्जांपल दी गई हैं। ड्रोसोफिला में कलर ऑफ आई को डिसाइड करने के 2 जीन होते हैं, W पॉजिटिव जो रेड आई को डिसाइड करता है और W वाइट कलर को डिसाइड करते हैं। अब ये जो W है जो व्हाइट कलर को डिसाइड करेगा, ये 2 काम कर रहा होता है। एक तो आई का जो कलर है उसको व्हाइट बनाता है, दूसरा जो स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन है जिसको स्पर्मेटोथीकी कहा गया उसकी शेप को भी कंट्रोल करता है। अब जीन एक है, इसने 2 काम किए, इस वजह से ये प्लियोट्रोपिक जीन होगा। इसी तरह अगर ह्यूमंस की बात करें, वो जीन जो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं वो साथ हाइट और वेट को भी कंट्रोल करते हैं। इसी तरह अगर हम कैट्स की बात करें, कैट्स में एक जीन W होता है जो 2 अलील की शक्ल में पाए जाते हैं, कैपिटल W स्मॉल w। अब जो स्मॉल w है, स्किन में कुछ खास किस्म के सेल होते हैं जिनको मेलानोसाइट कहा जाता है। तो इन मेलानोसाइट ने एक पिगमेंट प्रोड्यूस करना है जिसका नाम है मेलानिन, और वो जो स्किन है या स्किन के ऊपर जो बाल है उनको कलर देगा। जैसे हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, खासतौर पे ह्यूमंस में एक कंडीशन है अल्बिनिज्म, तो उसमें ये मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता। नॉर्मल इंडिविजुअल जो स्किन का कलर है या हेयर का जो कलर है ये मेलानिन पिगमेंट डिसाइड कर रहा होता है, लेकिन अगर मेलानिन पिगमेंट ना बने तो स्किन बिल्कुल वाइट हो जाएगी, जो हेयर है वो भी बिल्कुल वाइट हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो W जीन है कैट्स के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से जो बालों का कलर है या स्किन का कलर है एक प्रॉपर कलर बनेगा। लेकिन साथ के साथ जो बिल्ली के कान है उसमें ये कुछ हेयर सेल भी प्रोड्यूस करवाता है जो साउंड को सेंस करेंगे। साउंड को सेंस करने का मतलब है साउंड को डिटेक्ट करेंगे, तो इस तरह बिल्ली को सुनाई देगा। लेकिन अगर ये कैपिटल W आ जाए तो कैपिटल W ना मेलानिन को प्रोड्यूस होने देता है और ना हेयर सेल को प्रोड्यूस होने देता है। इस वजह से अगर हमारे पास कैट्स में कंडीशन कैपिटल W या कैपिटल W और स्मॉल w की हो, तो दोनों कंडीशन में जो बिल्ली है वो वाइट फर, बिल्कुल उसके बाल सफेद होंगे, और दूसरा डेफनेस, उसको सुनाई भी नहीं देगा। तो यहाँ एक जीन ने चूंकि 2 कैरेक्टर को कंट्रोल किया तो ये भी प्लियोट्रोपिक जीन कहलाएगा। तो ये हमारे पास आर्टिकल है, बड़े इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एपिस्टेसिस है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक है वो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड का होगा, लेकिन उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।